नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सीडीपीओ एग्ज़ाम जो है 15 मई को आपका एग्ज़ाम दीजिए और फिर से लग जाइए 67 के री एग्ज़ाम के लिए। और जो स्टूडेंट्स 67 का री एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जो कि 68 के लिए टारगेट रखा है जिस स्टूडेंट्स ने, वो भी लग जाइए, ठीक है। और भी है, बिहार एसएससी है, ठीक है, वो उस एग्ज़ाम्स के लिए भी लग जाइए। और साथ में जिसकी बीएड एग्ज़ाम है, बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बिहार बीएड भी निकला हुआ है, ठीक है। वो तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं अपकमिंग टाइम में, तो आपको बिल्कुल लगे रहना है, कोई ना कोई तो आपके हाथ में आने ही हैं। हाउ मैनी बर्ड स्पीसीज हैव बीन फाउंड इन बिहार एज पर रिसेंट बर्ड सेंसस 2022। तो हाल ही की पक्षी गणना 2022 के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं। तो ये पहली बार बिहार में बर्ड सेंसस हुआ है, ठीक है। पक्षियों को ये काउंट किया गया है एक तरह से, और इसके स्पीसीज़ को काउंट किया गया है, और ये बिहार में पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो इसके तहत बताना है आपको कि कितनी तरह की स्पीसीज़, कितनी तरह की प्रजाति पक्षियों की बिहार में पाई गई इस सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये है 202 तरह की। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। 202 बर्ड्स मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 202 तरह की बर्ड्स मैं बता रहा हूँ। 202 तरह की प्रजातियाँ, स्पीसीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स की बात करें तो ये करीबन 45,173 पाया गया है, ठीक है। तो लगभग 45,000 पक्षियाँ पाए गए हैं बिहार में, तो ये आप याद रख सकते हैं। साथ में ये जो पक्षियों का सेंसस हुआ है, ये बिहार के कितने रिजर्वायर्स में, 68 रिजर्वायर्स में, जलाशयों में इन पक्षियों की सेंसस करी गई है। नेक्स्ट है, हाउ मनी कंपनीज हैव पार्टिसिपेटेड इन बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022। तो बिहार इन्वेस्टर्स मीट जो है 2022 में कितनी कंपनियों ने भाग लिया है। तो ये बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली में इसका इनाग्रेशन किसने किया था। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और साथ में आप कह सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तारकिशोर प्रसाद, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टर्स की बात हम कर रहे हैं, तो बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, उद्योग मंत्री कौन है बिहार के, तो शहनवाज हुसैन हैं उद्योग मंत्री, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट में जो कंपनियाँ आई थी, 170 कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सबका बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन यही था कि बिहार में इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। यही डिस्कशन हो रहा था कि बिहार सरकार इजी चीज़ें दे रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार की एक पॉलिसी भी आई हुई है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी बिहार में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। तो इसलिए बिहार सरकार अब चाहती है कि ये सब मीट के थ्रू हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें बिहार में, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बिहार में एक्चुअली। अब आज के टाइम में भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे बिहार सरकार ने पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन उसको ज़मीन पे लाना, इम्प्लीमेंट करना, वो एक अपने आप में मुश्किलें हो रही है। यहाँ तक कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप कर भी लेता है, थोड़े पैसे वैसे उसके पास होने भी लगते हैं, तो एक सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज होती है बिहार में रंगदारी टैक्स, फिरौती। यहाँ पे बहुत जल्द ही रंगदारी टैक्स मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो
क्रिमिनलाइजेशन जो है ना पूरा किया हुआ सोसाइटी का, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी तो लोग, यानी क्या लोग क्या मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर जो कि नीतीश कुमार हैं, वही ये रीज़न देते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं सेटअप होते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास कोई कोस्टल एरिया नहीं है, हम कोस्टल से तट से बहुत दूर हैं। देखिए ये बिल्कुल ही फालतू रीज़न है। अब देखिए मध्य प्रदेश का भी कोई कोस्टल रीजन तो है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी डेवलप्ड है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि ऐसे ही। और पुराने टाइम में देखिए ना, पुराने टाइम में जब अंग्रेज़ आए थे तो पटना में उन्होंने अपना ये लगाया था कि नहीं, अपनी फैक्ट्री लगाई थी कि नहीं। ठीक है, पाटलिपुत्रा इधर ईस्ट साइड में पाटलिपुत्रा जो में फैक्ट्री लगाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था अंग्रेज़ों के लिए। तो आखिर कैसे हो रहा है? तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के। और एक लुलु ग्रुप है, ठीक है, लुलु ग्रुप, इसने इंटरेस्ट दिखाया है, साथ में आईटीसी जो कंपनी है, इन दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि चलो बिहार में हम इन्वेस्ट करेंगे। कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात करी गई है? फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो ये सब चीज़ें इस इन्वेस्टर्स मीट में हुआ था। हु साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन फॉर अ ट्रैफिकिंग फ्री नेशन। तो तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इनफैक्ट जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ, इसने एक मिशन भी चला रखा है, एक ऑपरेशन भी चला रखा है, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट के तहत वही जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी को रोकने की यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। ये आरपीएफ रोकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसके साथ ही अब इन्होंने एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ भी समझौता कर लिया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। आरपीएफ का एक मिशन और है, जैसे अमानत, मिशन अमानत भी है, जो कि लोगों के बिलोंगिंग्स को उन तक पहुंचाने के लिए। एक और है मिशन जीवन रक्षा, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ही है मिशन है, जीवन रक्षा। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटोज साइबर डिफेंस ग्रुप। तो नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो देखिए, नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपको ब्राज़ील में मिलेगा, ब्रुसेल्स में। ब्राज़ील के ब्रुसेल्स में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा नाटोज के 27 यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हालांकि और भी चीज़ें हैं, इसके अपने आर्टिकल हैं इसके, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटो की जब हम सोचते हैं नाटो को, तो ये जानते हैं कि अगर आप किसी एक इन 27 कंट्रीज़ में से किसी एक पे आपने अटैक किया, यानी कि आप इन बाकी 26 कंट्रीज़ के भी दुश्मन हो गए, इस एक के हुए बाकी के भी दुश्मन हो गए, वो सब, यानी कि ये 27 के 27 मिलकर आप पर अटैक करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा प्रिंसिपल है नेटो का, इसलिए इसको अब फिनलैंड भी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। इसके पहले यूक्रेन इसको ज्वाइन करना चाह रहा था, जिसके कारण रसिया ने इस पर अटैक किया था, क्योंकि रसिया को नाटो से खतरा है ऑब्वियसली, क्योंकि नाटो में यूएसए शामिल है। एंड यूएसए और रसिया का आपको पता होगा कि यहाँ पे इन दोनों की दुश्मनी चल रही है। तो यहाँ पे कौन सा पहला एशियन कंट्री बन चुका है? तो अब तक कोई नहीं एशियन कंट्री था, ये हो चुका है साउथ कोरिया।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्थ कोरिया जो जिसको तानाशाह एक है जो चलाता है, ठीक है। और ये जो भी कंपनीज़ वगैरह काफ़ी सारे, जैसे सैमसंग जो कंपनी है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी ट्रस्टवर्दी हम समझते हैं हम लोग सैमसंग को। ये कहाँ की कंट्री किस कंट्री की कंपनी है? तो साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है एक लाइन, उसको क्या बोलते हैं? 38th पैरेलल, ठीक है। और न्यू अपॉइंट हुए हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका? यून सुक योल, याद रखिएगा, योन सुक योल। और ये काफ़ी अभी न्यूज़ में रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव माना जाता है इनको, ये प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के। नेक्स्ट है, मार्कोस जूनियर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो मार्कोस जूनियर को किसके नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मार्कोस जूनियर जो बन चुके हैं फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिलीपींस की कैपिटल आपको मनीला है। मनीला में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का हेड क्वार्टर आपको मनीला में ही मिलेगा। एक अवार्ड आता है फिलीपींस से, रामोन मैग्सेसे, काफ़ी फेमस है दुनिया भर में, ऑल ओवर दी। तो रामोन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो फिलीपींस ही प्रोवाइड करता है। हु हैज़ ब्रोकन अ 30-year-old रिकॉर्ड ऑफ बहादुर प्रसाद इन 5000 मीटर रेस। तो 5000 मीटर दौड़ में बहादुर प्रसाद का 30 साल पुराना रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो देखिए, जो बहादुर प्रसाद थे इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। बहादुर प्रसाद 5000 मीटर रेस को कितने टाइम में इन्होंने कवर किया था? तो 13, 29, 70 में। तो ये क्या हुआ? 13 मिनट 29.70 सेकेंड, ठीक है। इतने टाइम में बहादुर प्रसाद ने कब ये रिकॉर्ड बनाया था? 1992 में। लेकिन इसका रिकॉर्ड इस बार 2022 में किसने तोड़ दिया? ये हैं अविनाश साबले। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अविनाश साबले ने इसी काम को यानी 5000 रेस को 13 मिनट, ठीक है, कितना? 13 मिनट 25.65 सेकंड में कवर कर दिया। ये इन्होंने 29 सेकंड में किया था, इन्हें 25 सेकंड में कवर कर दिया 5000 मीटर रेस। अविनाश साबले जो हैं वो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। और ये जो रेस हुआ था 5000 मीटर रेस, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो अमेरिका का एक जगह है सैन जुआन कैपिस्ट्रांस, यहाँ पे किया गया था, ठीक है। अमेरिका में ये प्लेस है। पूरम फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो पूरम उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है रिसेंटली? तो ये राज्य है केरल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पूरम फेस्टिवल जो है केरल में एक प्लेस मिलेगा आपको, त्रिशूर, ठीक है। त्रिशूर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है, किस देवी की मंदिर है? वडाकुम नाथ टेम्पल ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या जाता है इस फेस्टिवल में? तो पूरम फेस्टिवल में ना एक हाथी होता है जो कि देवी की मूर्ति को कैरी करता है, और ये देखिए कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। वहाँ पे एक प्लेस है कुट्टूर,
तो हाथी पे देवी की मूर्ति रख दी जाती है। कौन सी देवी की मूर्ति? तो नेथाला कावू, नेथाला कावू भागवती, नेथाला कावू भागवती। तो मे भी मैं इसको राइट प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँगा, ठीक है, क्योंकि केरल की है तो, लेकिन ठीक है। कुट्टूर से, कुट्टूर प्लेस से ये जो देवी हैं पर्टिकुलर निथाला कावू देवी, इनको कैरी किया जाता है हाथी पे, ठीक है, हाथी पे ले जाया जाता है। कहाँ तक? तो कुट्टूर जगह अभी हमने आपके कुट्टूर से थ्रिशूर तक, थ्रिशूर, और थ्रिशूर में मंदिर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी हमने आपको बताया, वेदाकुमनाथ टेम्पल, यहाँ पे ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये है पूरम फेस्टिवल ऑफ केरला। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ प्रेजेंटेड द स्टार्टअप ध्रुव अवार्ड्स? तो किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप ध्रुव पुरस्कार प्रदान किया है? तो स्टार्टअप ध्रुव अवार्ड्स की शुरुआत करी गई है और इसको किया है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम? तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना की दूसरा चरण शुरू किया है? तो देखिए, लाडली लक्ष्मी स्कीम जो है ना, ये बेसिकली जैसे बिहार का आपको एक स्कीम याद होगा, कौन सा? मुख्य मंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत जो किया जाता है ना, बिहार सरकार जो करती है, सेम काम लाडली लक्ष्मी स्कीम के तहत मध्य प्रदेश की सरकार करती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है, लड़कियों को इनकरेज करते हैं ताकि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, ठीक है। इसके तहत जब एक छोटी बच्ची जन्म लेती है, उस जन्म लेने तक, यानी कि उसके बर्थ से उसके मैरिज तक का खर्च जो है वो सरकार उठाती है, ठीक है। तो दोनों ही योजना में आपको ध्यान रखनी है, लाडली लक्ष्मी स्कीम जो कि मध्य प्रदेश की है और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्कीम जो कि बिहार का, दोनों में यही होता है। हाँ, मे बी प्राइसेस यानी कि जो इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं, जो अमाउंट दिए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो आइडिया है वो सेम है कि जो भी छोटी बच्चियां हैं उनको उनके बर्थ से लेकर उनके मैरिज तक इंस्टॉलमेंट वाइज उन्हें अमाउंट दिए जाते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सके, हायर एजुकेशन भी वो प्राप्त कर सके। वैसे लाडली लक्ष्मी स्कीम मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में ही लॉन्च करी थी, इसलिए तो इसका सेकंड फेज़ इन्होंने अब से लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर कौन हैं? गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, ठीक है, मध्य प्रदेश का, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मिशन वसुंधरा 2.0 स्कीम? किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा 2.0 योजना शुरू की है? तो वसुंधरा स्कीम जो है वो कौन से सरकार ने लॉन्च करी है? असम सरकार ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वसुंधरा स्कीम के तहत जो भी ज़मीन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको जल्दी से प्रोवाइड किया जाए, यानी कि फास्टर तरीके से प्रोवाइड किया, उसका सॉल्यूशन फास्टर मिटिगेशन हो, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जो असम सरकार है ये करती है, ज़मीन के जो इश्यूज़ हैं उसको जल्दी और फास्ट तरीके से सॉल्व करती है। इसी तरह का कुछ मिलता जुलता नाम जैसे मिशन वसुंधरा है, इसी तरह है एक महाराष्ट्र का माझी वसुंधरा, ठीक है, माझी वसुंधरा अभियान है,
महाराष्ट्र का। बेसिकली ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, वेस्ट मैनेजमेंट की आप बात कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो सकती है वसुंधरा और माझी वसुंधरा में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं राजीव कुमार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले सुशील चंद्र, इसके पहले ये थे, तो अब ये रिटायर हो चुके हैं सुशील चंद्र। अब इनके जगह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बन चुके हैं राजीव कुमार, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये चीफ होते हैं, ठीक है, और इनके नीचे 2 लोग और होते हैं जो कि सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो अभी हम चीफ़ की बात कर रहे हैं। तो चीफ़ बन चुके हैं राजीव कुमार। तो पहले राजीव कुमार भी इलेक्शन कमिश्नर थे, अब ये प्रमोट होके बन चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो एक और इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे हैं प्रेजेंट में, कौन है? अनूप चंद्र पांडे। और मोस्ट प्रोबेबली रिसेंटली एक और इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, वो तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात। अच्छा, राजीव कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है। किसने अपॉइंट किया, बता सकते हो? प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपॉइंट किया, राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया, किसने अपॉइंट किया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्चुअली। एक सवाल और ऐसे आ सकता है कि कौन से नंबर के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं? तो पिछले यानी सुशील चंद्र थे 24th, ये बन चुके हैं 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है, लियोनिड क्राचुक हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लियोनिड क्राचुक का निधन हो गया है, वह पहले राष्ट्रपति थे, किस कंट्री के? यूक्रेन के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो लियोनिड क्राचुक जो हैं वो यूक्रेन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फ़िलहाल यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है यूक्रेन पे, रसिया ने इन्वेजन कर दिया है। और प्रेजेंट में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं? कौन नहीं इनको जानता? व्लादिमीर जेलेंस्की। कैपिटल क्या है यूक्रेन की? काइव, ठीक है। तो इंडियन नेशनल को इंडिया में लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था यूक्रेन में जो भी फंसे थे भारतीय, उनको लाने के लिए? ऑपरेशन गंगा, ठीक है। अफ़गानिस्तान को जब तालिबान ने कब्ज़ा किया था उस वक्त अफ़गानिस्तान से इंडियंस को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार द्वारा? ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। अफ़गानिस्तान को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाई गई थी। और कोरोना के टाइम में यानी लॉकडाउन के टाइम में जो भी इंडियंस विदेशों में फंसे हुए थे उनको भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत लाया था? ऑपरेशन, एक्चुअली मिशन कह सकते हैं, ऑपरेशन कह सकते हैं, वंदे भारत मिशन, वंदे भारत, या फिर वंदे भारत मिशन, या ऑपरेशन वंदे भारत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।